वेलकम इन नेक्स्ट चैप्टर। तो आज एक नया अध्याय देखेंगे हम लोग कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स बोल के ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। नया चैप्टर है आपका ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी क्या रहता है इसके बारे में हमको स्टडी करना है और इसके इंटरवल में किसको अध्ययन किया जाता है। अभी तक जो हम लोग 4 अध्याय पढ़े थे स्टार्टिंग 1 से स्टार्टिंग 4 तक, तो वो सब अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जिसमें परमाणु और उनके आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से हम लोग बाह्य वातावरण से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के इंटरवल में आता है, यानी भौतिकी और रसायन के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी किसे कहा जाता है। ऊष्मागतिकी जो है रसायन का अलग अलग प्रकार का ब्रांच या शाखा रहता है। रसायन का अलग अलग प्रकार का ब्रांच या शाखा रहता है। जैसे रसायन की वह शाखा जिसमें कार्बन के मध्य स्थित बंध का अध्ययन की जाती है कार्बनिक रसायन कहलाती है। रसायन की वह शाखा जिसमें कार्बन के बीच स्थित बंध का अध्ययन की जाती है कार्बनिक रसायन कहलाती है। ऐसे रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस तथा उसके सतह का अध्ययन की जाती है वो क्रिस्टलोग्राफी कहलाती है। ऐसे रसायन की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग व उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है बल गतिकी कहलाता है। इन सब का एक एक करके आगे कक्षा 12वीं में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग ऊष्मागतिकी किसे कहेंगे, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में कितना ऊष्मा निकलती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में कितना ऊष्मा निकलती है अथवा कितना ऊष्मा जो है वहाँ पे लगती है, उन सब का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है। जो अभिक्रिया होता है जैसे हम लोग CaCO3 को गर्म करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका यानी ताप या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे कौन सा अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है और कौन से अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, इन सब चीज़ों का स्टडी जो रसायन की जिस शाखा में किया जाता है रसायन विज्ञान की वह शाखा को ऊष्मागतिकी कहते हैं। रसायन विज्ञान की उस शाखा को ऊष्मागतिकी कहा जाता है। इस प्रकार रसायन का अलग अलग प्रकार का ब्रांच या शाखा रहता है। इसके अंदर आपका ये ऊष्मागतिकी क्या हो जाएगा कि देखिए ऊष्मागतिकी मीन्स तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन यानी निकलती है या लगती है, दोनों के लिए परिवर्तन शब्द का उपयोग किया जाता है एक साथ। तो इस प्रकार रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन की जाती है ऊष्मागतिकी कहलाती है। यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा आपका कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन की जाती है ऊष्मागतिकी कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। तो यह थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी जो है या थर्मोडायनेमिक्स जो है दो शब्द से मिलकर बनता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो में तो होता है ताप या ऊष्मा, डायनेमिक्स में होता है परिवर्तन। तो जहाँ पे ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है यानी रसायन विज्ञान की उस शाखा को थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी कहते हैं।
इस प्रकार से आपका ये हो जाता है ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का अध्ययन करना है। तो पहले देखते हैं ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पहला जो है ऊष्मागतिकीय पद जो है, तो ऊष्मागतिकीय पद यानी ऊष्मागतिकीय पद क्या क्या रहता है, थर्मोडायनामिक्स टर्म क्या क्या रहते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स टर्म यानी ऊष्मागतिकीय पद जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका निकाय या तंत्र, निकाय या तंत्र यानी सिस्टम, निकाय या तंत्र सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है ऊष्मागतिकीय पद के अंतर्गत यानी जैसे परमाणु संरचना को पहले पढ़ने के पूर्व जो है परमाणुओं के बारे में सीखना पड़ता है, तो ऐसे ऊष्मागतिकी का आगे विस्तारण करने के लिए ये छोटे छोटे टर्म से हमको परिचित होना पड़ता है, छोटे छोटे परिभाषाओं को जानना पड़ता है। तो पहले निकाय या तंत्र देखेंगे। दूसरा जो आपका परिवेश यानी परिवेश या परिपार्श्विक किसे कहते हैं, यानी परिपार्श्विक किसे कहा जाता है, यानी सराउंडिंग किसे कहते हैं, अर्थात सराउंडिंग किसे कहा जाता है। और तीसरा नंबर पर रहता है आपका, तीसरा नंबर पर होता है परिवेश या परिपार्श्विक के पश्चात परिसीमा, यानी परिसीमा यानी बाउंड्री किसे कहा जाता है, तो बाउंड्री किसे कहेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग ऊष्मागतिकीय पद के अंतर्गत, ऊष्मागतिकीय पद के अंतर्गत निकाय तंत्र का अभिप्राय क्या रहता है, निकाय तंत्र किसे कहा जाता है। तो ब्रह्मांड का एक ऐसा भाग का चयन किया जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड की एक ऐसा भाग का चयन किया जाता है जहाँ पे ऊष्मागतिकी अध्ययन की जाती है, जहाँ पे ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन की जाती है। ब्रह्मांड के उस छोटे से भाग को यानी निकाय या तंत्र कहा जाता है। जैसे पूरा सौर को जो ब्रह्मांड माना जाए, तो पढ़ने के लिए हम लोग जिस रूम का चयन करते हैं वो छोटा सा रूम को कहा जाता है निकाय या तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग पूरा घर को जो है ब्रह्मांड मानेंगे, तो हमारा चूल्हा जो है जहाँ पे हम लोग खाना बनाते रहते हैं वह क्या हो जाएगा, आपका निकाय या तंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से निकाय या तंत्र का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकीय अध्ययन के लिए चयनित की जाती है, निकाय या तंत्र कहलाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकीय अध्ययन के लिए चयन की जाती है, निकाय या तंत्र कहलाता है। जैसे हम लोग जो कुछ प्रोग्राम जैसे मनाते रहते, जैसे औलातल मनाना है, तो पूरा गांव को अगर ब्रह्मांड मानेंगे तो छोटा सा स्थल को जहाँ पे पूजा करते हैं वो छोटा सा स्थान को कहा जाता है निकाय या तंत्र कहते हैं। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकीय अध्ययन के लिए चयन की जाती है निकाय या तंत्र कहलाती है, यानी सिस्टम कहलाती है। उसके बाद दूसरा देखते हैं परिवेश या परिपार्श्विक मीन्स क्या रहता है, यानी सराउंडिंग मीन्स क्या होता है, या वातावरण। परिवेश मीन्स होता है वातावरण। तो याद रखिए ना कि ये तंत्र को छोड़ देंगे और ब्रह्मांड का शेष भाग जो रहता है, ये जो भाग रहेगा ब्रह्मांड के शेष भाग को यानी तंत्र या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड के शेष भाग को परिवेश या परिपार्श्विक कहा जाता है। यानी ये जो बचा हुआ वाला भाग रहता है इस भाग को हम लोग कहते हैं, इस भाग को कहा जाता है आपका परिवेश या परिपार्श्विक कहा जाता है। जैसे हम लोग जहाँ पे पूजा करते रहते हैं उस स्थान को छोड़कर जितना शेष स्थान बचेगा उसको परिवेश या परिपार्श्विक कहते हैं।
या जैसे किसी गांव को ब्रह्मांड माना जाए तो विद्यालय को अगर तंत्र या निकाय माना जाए तो विद्यालय को छोड़कर जो शेष भाग रहेगा उसे परिवेश कहते हैं। इस प्रकार परिवेश यानी सराउंडिंग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका कि निकाय या तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड के शेष भाग को परिवेश या परिपार्श्विक कहते हैं। यानी निकाय या तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड के शेष भाग को परिवेश या परिपार्श्विक कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। इस प्रकार ये दूसरा हो जाता है आपका परिवेश या परिपार्श्विक हो जाता है। जैसे हम लोग घर को ब्रह्मांड मानेंगे तो चूल्हा गैस सिलेंडर सब में जो बर्तन रहेगा उसको निकाय मानेंगे तो शेष भाग को कहते हैं आपका परिवेश कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता रहता है आपका तो उस प्लेग्राउंड को अगर तंत्र या निकाय मानेंगे तो शेष जो एक्स्ट्रा वाला भाग रहेगा उसे कहते हैं, जहाँ दर्शक दीर्घा रहता है उस भाग को कहा जाता है परिवेश या परिपार्श्विक कहते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग कि परिसीमा का मीन्स क्या रहता है, यानी परिसीमा या बाउंड्री का अभिप्राय क्या रहता है। तो परिसीमा मीन्स क्या रहता है, तो एक तो ऐसे रेखा रहता है जो क्या करता है निकाय और परिवेश को यानी तंत्र और परिवेश को पृथक करता है। पृथक करने वाली सीमा रेखा को परिसीमा कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में यानी बाउंड्री लाइन लगा रहता है तो वहां तक का स्थान जो है आपका निकाय होगा, उसके बाद वाला स्थान जो है आपका यानी परिवेश हो जाएगा। जबकि उस रेखा को जो विभेद करती है परिवेश व यानी निकाय में विभेद करने वाली सीमा को परिसीमा कहा जाता है। अर्थात निकाय तथा परिवेश को पृथक करने वाली सीमा को परिसीमा कहा जाता है। जैसे स्कूल में बाउंड्री लाइन दिया जाता है, बाउंड्री दिया जाता है तो उस बाउंड्री को ही क्या कहते हैं हम लोग परिसीमा कहा जाता है। इस प्रकार ऊष्मागतिकीय पद 3 प्रकार का हो जाता है, जिनमें से पहला था आपका निकाय, दूसरा हो जाता है परिवेश और तीसरा हो जाता है आपका परिसीमा। तो पहला क्या हुआ आपका कि ऊष्मागतिकीय पद के अंतर्गत पहला हो जाता है यानी ब्रह्मांड। ऊष्मागतिकीय पद के अंदर पहला होता है आपका सिस्टम या निकाय या तंत्र ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकीय अध्ययन के लिए चयनित किया जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है। दूसरा परिवेश या परिपार्श्विक, तो निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड के शेष भाग को परिवेश या परिपार्श्विक कहते हैं। और तीसरा हो जाता है परिसीमा, निकाय तथा परिवेश को पृथक करने वाली रेखा को परिसीमा कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो ऊष्मागतिकीय निकाय रहते हैं, ऊष्मागतिकीय निकाय, इस ऊष्मागतिकीय निकाय को अगेंस्ट 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फिर से 3 प्रकार से वितरण किया गया है। ऊष्मागतिकीय निकाय, ऊष्मागतिकीय निकाय या तंत्र, ऊष्मागतिकीय निकाय या तंत्र के प्रकार का स्टडी करना है। ऊष्मागतिकीय निकाय या तंत्र के प्रकार का हमको अध्ययन करना है। तो ये ऊष्मागतिकीय निकाय या तंत्र ये फिर से 3 प्रकार का हो जाता है। पहला होता है आपका खुला या विवृत, यानी खुला या विवृत निकाय मीन्स ओपन सिस्टम होता है, यानी ओपन सिस्टम हो जाता है खुला या निकाय, खुला या विवृत ओपन सिस्टम। और दूसरा बंद निकाय देखेंगे समृद्ध निकाय और तीसरा विलगित निकाय। तो पहले देखते हैं हम लोग खुला निकाय किसे कहा जाता है। तो खुला निकाय किसे कहा जाता है, इनका परिभाषा 2 आधार पर दिया जाता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है परिवेश के साथ 2 चीजों का विनिमय करती है। यानी विनिमय में आदान प्रदान करती, वहां से लेती भी है और वहां से उनको देती भी है।
तो दो चीजों का आदान प्रदान होता है, एक ऊष्मा का और दूसरा जो है पदार्थ की मात्रा यानी द्रव्य का। द्रव यानी पदार्थ का, याद रखना द्रव नहीं, लिक्विड नहीं, द्रव्य यानी मैटर का एक्सचेंजिंग होता है। तो पहले देखते हैं हम लोग कि खुला निकाय किसे कहा जाता है। खुला निकाय किसे कहेंगे, तो जैसे एक कटोरी में हम लोग एक कटोरी ले जाते हैं और उसमें जो है गर्म जल को रख देते हैं, यानी कटोरी में गर्म जल को रख देते हैं। तो ये गर्म जल अगर कटोरी ले जाएंगे और उस कटोरी में जो है गर्म जल को रख देते हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो कटोरी से यानी जल का जो ऊष्मा रहता है वो धीरे धीरे वातावरण में चला जाता है। तो साथ साथ जल जो है वो वाष्प के रूप में भी बाहर निकल जाता है, तो द्रव भी बाहर निकल जाता है, द्रव्य की यानी पदार्थ भी बाहर निकल जाता है और ऊष्मा भी बाहर निकल जाता है। तो ऐसे निकाय को खुला निकाय कहा जाता है। तो इस प्रकार से खुला या ओपन सिस्टम में क्या हो जाएगा आपका कि वह निकाय जो परिवेश के साथ यानी वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान करती है, यानी वह निकाय जो परिवेश के साथ अर्थात वातावरण के साथ ऊष्मा का भी विनिमय करेगा, ऊष्मा का भी विनिमय करेगा और साथ साथ जो आपका ऊष्मा के साथ साथ द्रव्य का भी विनिमय करता है। तो ऐसे निकाय को खुला निकाय कहते हैं। निकाय जो परिवेश के साथ यानी ऊष्मा तथा द्रव्य दोनों का विनिमय करती है, यानी एक्सचेंजिंग करती है, तो ऐसे निकाय को कहा जाता है। ऐसे निकाय को कहते हैं हम लोग खुला निकाय कहा जाता है। तो इस प्रकार से वह निकाय जो परिवेश से ऊष्मा तथा द्रव्य दोनों का विनिमय करती है खुला निकाय कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हो जाता है आपका कि कटोरी में रखा हुआ गर्म चाय, ये खुला निकाय का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग कि दूसरा आपका दूसरा निकाय जो है ये बंद निकाय, बंद या समृद्ध निकाय में क्या रहता है, बंद या समृद्ध निकाय जिसे कि क्लोज सिस्टम कहा जाता है, क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो बंद या समृद्ध निकाय में क्या रहेगा, तो इसमें केवल आपका विनिमय होता है, इसमें विनिमय होगा आपका केवल और केवल विनिमय होता है। उसमें समृद्ध या बंद निकाय में केवल ऊष्मा का विनिमय होता है, द्रव्य का नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाता है एक केतली ले जाएंगे और उस केतली में जो है आपका एक केतली ले जाते हैं और उस केतली में जैसे यानी रख देते हम लोग चाय को रख देते, गर्म चाय को रख देते हैं, तो उस केतली में जो है और ढक देते हैं बर्तन को, तो उस दौरान उसके ढक्कन को कस देते हैं, तो उस दौरान वह चाय का केवल ऊष्मा ही वातावरण को जा पाएगा, उसका द्रव्य की मात्रा यानी पदार्थ की मात्रा बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसे निकाय को कहा जाता है आपका बंद निकाय कहते हैं। केवल ऊष्मा का विनिमय होगा, यानी इसमें दोनों का विनिमय होता है, ऊष्मा और द्रव्य दोनों का, इसमें ऊष्मा का केवल विनिमय होता है। तो ऐसे निकाय को कहा जाता है आपका बंद निकाय कहते हैं। तो इस प्रकार से वह निकाय जो परिवेश से ऊष्मा का तो विनिमय करती है किंतु द्रव्य का नहीं, बंद निकाय या समृद्ध निकाय कहलाती है। वह निकाय जो परिवेश से ऊष्मा का तो विनिमय करती है किंतु द्रव्य का नहीं, बंद निकाय कहलाती है। एग्जाम्पल केतली में रखा हुआ गर्म चाय इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और तीसरा टाइप का होता है आपका विलगी यानी विलगी निकाय, जिसे कहा जाता है
आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम को तीसरा प्रकार का क्या हो जाता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम यानी बंद विलगित क्या हो जाता है। विलगित का अर्थ होता है जैसे आइसोलेशन में रखा गया है, बोला जाता है का अर्थ होता है उसको किसी के संपर्क में नहीं रखा जाता है, किसी का भी आदान प्रदान नहीं कर सकता, किसी से भी आदान प्रदान। तो विलगित यानी आइसोलेटेड किया गया है, उसको अकेला रख दिया जाता है, विनिमय नहीं होता है। जैसे हम लोग थर्मस फ्लास्क में और क्या को रख देते हैं, थर्मस फ्लास्क में और क्या को रख देते हैं या रोटी को, तो वह न तो ऊष्मा का विनिमय करती है और न ही द्रव्य का विनिमय करती है। तो ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहा जाता है। यानी वह निकाय जो परिवेश से न तो ऊष्मा का न ही द्रव्य का विनिमय करती है, विलगित निकाय कहलाती है। जैसे कोई कोई स्टूडेंट रहते हैं कि गाड़ी किनारे बैठे रहेंगे ना तो अपना बात बताएंगे, नहीं दूसरों का नहीं दूसरों के बात को जो है सुनने का प्रयास करते, तो ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहा जाता है। इस प्रकार से ऊष्मागतिकीय निकाय 3 प्रकार का हो जाता है आपका। यानी पहला होता है आपका यानी ऊष्मागतिकीय निकाय के अंतर्गत पहला टाइप का खुला निकाय, यानी पहला टाइप का आपका खुला निकाय जो है, तो वह निकाय जो परिवेश से ऊष्मा का तो विनिमय करती, ऊष्मा तथा द्रव्य दोनों का विनिमय करती है, खुला निकाय कहलाती। कटोरी में रखा हुआ गर्म है। दूसरा बंद या समृद्ध निकाय, जो वह निकाय जो परिवेश से ऊष्मा का तो विनिमय करती है किंतु द्रव्य का नहीं, वह कहलाती है आपका बंद निकाय। एग्जाम्पल हो जाए केतली में रखा हुआ गर्म चाय। और तीसरा विलगित निकाय, वह निकाय जो परिवेश से न तो ऊष्मा का न ही द्रव्य का विनिमय करती है, विलगित निकाय कहलाती है। थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ गर्म चाय। तो आज पढ़े हम लोग कि ऊष्मागतिकी क्या है, यानी ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन यानी जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग एवं उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया तो बल गतिकी कहलाता था। ऊष्मागतिकी क्या आपका कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी। और इस प्रकार से आज ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार तक पढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम मीन्स क्या रहता है।